हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका एजुकेशन साथी और आज मैं आपके लिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी का चैप्टर 3 लेके आया हूं। ये हमारी आज हिंदी की चौथी क्लास होने वाली है, जिसमें हम अध्याय 3 के बारे में पढ़ेंगे। ये अध्याय 3 का पहला पार्ट है। इसके बाद अध्याय 3 का एक दूसरा पार्ट भी आएगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गद्य एवं पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना बोलना। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने जो अशुद्ध और शुद्ध उच्चारण पढ़ा था, उससे ही रिलेटेड ये चैप्टर है। तो देखते हैं इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो हमको इसमें गद्य और पद्य के बारे में पढ़ना है तथा शुद्ध उच्चारण और उतार चढ़ाव के बारे में पढ़ना है, ध्वनि के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे उच्चारण। जिस प्रकार से कोई शब्द बोला जाता है या कोई भाषा बोली जाती है, उसे उच्चारण कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के अनुसार ही उसका लेखन किया जाता है, अतः शुद्ध लेखन की दृष्टि से उच्चारण का स्थान महत्वपूर्ण है। यानी कि जो हम भाषा बोलते हैं, तो भाषा बोलने के लिए जो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं, वही तो उच्चारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं जिनसे हमारा उच्चारण एकदम सटीक होता है और जिनकी कमी से हमारा जो उच्चारण है वो अशुद्ध हो जाता है। तो वो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, तो उनके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है ध्वनि व्यवस्था। ध्वनि व्यवस्था में क्या है? शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी ध्वनियों की व्यवस्था का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कि उच्चारण स्थानों का ज्ञान होना। यदि हमें उच्चारण स्थानों का ज्ञान नहीं होगा तो हमारे जो वर्ण हैं वो उल्टे सीधे निकलेंगे। जैसे एक होता है सा, यानी कि सपेरा वाला सा। एक होता है शा। तो शा और सा में बहुत अंतर होता है। अगर हम इनमें बोलने में बिल्कुल ज़रा से भी चेंजेस करेंगे तो हमारा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, यानी कि जो अर्थ होना चाहिए वो अर्थ ना होकर दूसरा अर्थ ही उसका समझा जाएगा। इसलिए ध्वनि व्यवस्था यानी कि उच्चारण स्थानों का बहुत अच्छी प्रकार से ज्ञान होना चाहिए, जिससे हमारा उच्चारण क्या होगा? एकदम शुद्ध होगा। और ध्वनि व्यवस्था अगर हमारी गलत हो जाएगी तो हमारा उच्चारण क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो पहला तो तत्व जो है उच्चारण का वो है ध्वनि व्यवस्था। अगला होता है बल। जिस शक्ति के द्वारा किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं उसे बल कहते हैं। यानी कि जितनी ताकत से, जितना बल लगाकर हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं, जितने बल से हम ध्वनि को निकाल रहे हैं, वो क्या कहलाता है? बल। तो बलाघात का उचित ज्ञान ना होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यदि हम बलाघात यानी कि जो बल का सही प्रकार से प्रयोग नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। जैसे मोहन ने तुमको मारा, ठीक है, यहाँ पे पूर्ण विराम आया। अब जैसे अगला वाला देखिए आप, पकड़ो मत जाने दो, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? कि पकड़ लो, मत जाने दो। ठीक है, अगले वाले का अर्थ देखिए, पकड़ो मत जाने दो, इसमें अर्थ निकल रहा है कि पकड़ो मत जाने दो। तो यहाँ पे देखिए आपका ठहराव, आप बोलने में जो बल लगा रहे हैं कि आप कहाँ पे ठहराव दे रहे हैं, कहाँ पर बल लगा रहे हैं, उससे अर्थ का अनर्थ हो रहा है, यानी कि अर्थ बदल रहा है सिर्फ और सिर्फ बल के द्वारा। वही सारे शब्द इसमें हैं, वही सारे शब्द इसमें हैं, लेकिन सिर्फ बल के द्वारा दोनों का अर्थ बदल रहा है। तीसरा पॉइंट है हमारा लय। एक अक्षर बोलने के बाद दूसरा अक्षर बोलने के मध्य समान समय देने को लय कहते हैं। पद्य में लय का अधिक प्रयोग होता है। तो लय का है, लय का प्रयोग पद्य में किया जाता है जब हम किसी चीज़ को गा कर बोलते हैं। समान दूरी मतलब दो शब्दों के बीच में समान स्पेस देकर बोलते हैं, ठीक है, समान समय लेकर, तो उसको क्या बोलते हैं? लय बोलते हैं। तो एक अक्षर बोलने के बाद दूसरा अक्षर बोलने के मध्य समान समय देने को क्या कहते हैं? लय कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट हो जाता है स्वराघात। तो उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहा जाता है। तो आरोह अवरोह आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ रखे होंगे, ठीक है। तो आरोह का मतलब आवाज़ को ऊपर बढ़ाना, अवरोह का मतलब आवाज़ को नीचे की तरफ बढ़ाना। तो आवाज़ का जो उतार चढ़ाव होता है उसे क्या बोलते हैं? स्वराघात। तो बोलते समय हमारा स्वराघात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि हम ध्वनियों में उतार चढ़ाव रखें, जिससे हमारे बोलने का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, हमारे बोलने में प्रभाव आता है, ठीक है। अगला है विराम। विराम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि विराम का अर्थ है रुकना। लंबे लंबे वाक्यों को शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए बीच बीच में रुक कर पढ़ते हैं। यदि हम रुकेंगे नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा? अर्थ बदल जाएगा और स्पष्टता नहीं होगी। हमारे जो उच्चारण है उसमें स्पष्टता नहीं होगी, उच्चारण क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा।
अगला देखिए, हम लोग उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन एक बार फिर से आप उच्चारण स्थानों को देख लीजिए। जैसे कंठ में छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग और हा। ऐसे तालब में छोटी ई, इसमें आप बड़ी ई और शामिल कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बड़ी ई भी आएगी। अगला मूर्धन्य री, टावर्ग रा और षटकोण वाला सा। दंत तावर्ग ता था दा धा, इसमें ना नहीं आ रहा है, तो आप इनमें किसी में जितने भी ये वर्ग हैं इन सब में आपको पंचम वर्ण शामिल नहीं करना है। पंचम वर्ण जो होता है वो नासिक के व्यंजन होता है, ठीक है। ला और साठ सपेरा वाला सा। ओष्ठ में पावर्ग और ऊ, दंतोष्ठ में वा, कंठ तालु में ए और ऐ, कंठोष्ठ में ओ और नासिक में देखिए ये सभी पंचम वर्ण हैं। सभी वर्गों का जो पांचवा वर्ण होता है वो नासिक के होता है, ठीक है। अगला देखते हैं अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या हैं। तो अशुद्ध उच्चारण के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, अशुद्ध उच्चारण का प्रमुख कारण क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। तो अशुद्ध उच्चारण का प्रमुख कारण क्या है? क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। जो जिस स्थान पर रह रहा है वो अपनी मदर लैंग्वेज बोल रहा है, यानी कि मातृभाषा को बोल रहा है। जहाँ पे जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है वहाँ पे वो उसी प्रकार से बोल रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं 3-4 कोश में भाषा जो होती है वो बदल जाती है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं उससे अगर आप 60 से 70 से 100 किलोमीटर इधर उधर जाएं तो आपको भाषा बदली हुई मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए वर्णों को जल्दी जल्दी बोलना। जब हम वर्णों को जल्दी जल्दी बोलते हैं, उच्चारण को जल्दी जल्दी करते हैं, तो आधे वर्ण जो होते हैं वो हम गलत बोल जाते हैं या उनको बोलते ही नहीं हैं, तो वो क्या हो जाता है? अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। तीसरा देखिए, उच्चारण स्थानों का ज्ञान ना होना। तो उच्चारण स्थानों का ज्ञान नहीं होगा तो हम वर्णों को गलत तरीके से बोलेंगे। चौथा, अक्षरों व मात्राओं का शुद्ध ज्ञान ना होना। अब अगर हम अक्षर और मात्राओं का शुद्ध ज्ञान होगा ही नहीं तो जब हम उसको लिखेंगे ही नहीं सही तो हम उसको बोलेंगे कैसे सही? तो जब हमें ज्ञान नहीं होगा अक्षरों और मात्राओं का कि ये कौन सा अक्षर है, इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, तो उसका हम उच्चारण एकदम शुद्ध नहीं कर सकते। हम उसको गलत पढ़ेंगे और गलत ही बोलेंगे। शर्मीला स्वभाव, शर्मीले स्वभाव के कारण भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत उच्चारण कर देते हैं। भय और डर के कारण कुछ बच्चे आपने देखा होगा इतना डरते हैं स्कूल में आने से, बोलने से डरते हैं, पढ़ने से डरते हैं। अगर उनको खड़ा कर दिया जाता है पढ़ने के लिए तो वो बोलते नहीं हैं जल्दी, तो भय और डर के कारण भी उच्चारण क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। कोई शारीरिक विकार, मान लीजिए किसी की टंग में कोई प्रॉब्लम है, किसी के ध्वनि यंत्र जो गले में होते हैं ध्वनि यंत्र, उनमें किसी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो उसका उच्चारण भी अशुद्ध हो जाता है। अब शुद्ध उच्चारण के सुधार हेतु उपाय, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है कि अशुद्ध उच्चारण के सुधार हेतु उपाय बताइए। तो क्या क्या उपाय हो सकते हैं? जैसे चंद्र बिंदु और अनुस्वार पर ध्यान देना। तो बच्चे जो होते हैं चंद्र बिंदु और अनुस्वार पे अंतर नहीं समझ पाते हैं। अगर यदि आप उनको इमला बोल रहे होंगे तो उनको समझ में नहीं आता। जैसे आपने बोला चांद, तो चांद में वो सोचते हैं कि हम इसमें चंद्र बिंदी लगाएं कि सिर्फ बिंदी लगाएं, और वो पूछते भी हैं ऐसी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ों के लिए उनको अधिक से अधिक अभ्यास कराएं। दूसरा, कठिन वर्ण जैसे री, श, स और सा, ज्ञा, छा से बने शब्दों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना, जैसे परिश्रम, अक्षर, विश्वास आदि। अब जैसे यदि आप बच्चों को इमला बोल रहे हो, आप उनको बोलें विश्वास, तो वो यही नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा सा बनाना है हमको, ठीक है। तो इस शा में अंतर स्पष्ट करने के लिए, तीनों शा में और ज्ञा, छा, इन सभी अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें अधिक से अधिक उन्हें क्या करना है? अभ्यास कराना है। ध्वनियों को उनके उच्चारण स्थान से परिचित कराकर अभ्यास कराना, ठीक है। संयुक्त अक्षरों के उच्चारण पर विशेष ध्यान देना। संयुक्त अक्षर हमारे कौन से होते हैं? जैसे छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ठीक है। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से अभ्यास कराना। टेप रिकॉर्डर हो जाता है, ठीक है, बहुत से टीएलएम हो जाते हैं, मॉडल हो जाते हैं, उनके माध्यम से बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास कराना। तो ये हमारा आज अशुद्ध और शुद्ध उच्चारण एकदम क्लियर हो चुका है। अब हम कल के वीडियो में गद्य और पद्य के बारे में पढ़ेंगे। गद्य और पद्य में अंतर पढ़ेंगे, गद्य पद्य क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ये इसके आगे पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर 3 ही चल रहा है अभी, कल इसका पार्ट 2 आएगा, आज इसका पार्ट 1 आ रहा है। और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे से कमेंट करें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।